Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? We are studying our third chapter, that is the enzymes. In the previous lecture, we learned about the activation energy and we learned that how the enzyme works by lowering this activation energy. Today, we'll study an example of enzyme catalyzed reaction. Let's start. जो एग्ज़ाम्पल हम रिएक्शन की कंसीडर कर रहे हैं विच इज़ कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, वो हमारा रिएक्शन है डाइजेशन. ठीक है, डाइजेशन इज़ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दैट व्हाट इज़ डाइजेशन. डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच लार्ज कॉम्प्लेक्स अनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स आर converted into small, simple and diffusible molecules. क्या होता है डाइजेशन का प्रोसेस? आप खाना खाते हो तो आपके सामने सालन है, साथ में रोटी है या सालन के साथ चावल हैं. ठीक है, अब देखें सालन के अंदर क्या है. पोटैटोज़ होंगे, मम्मा ने आलू बैंगन बनाया है या मम्मा ने दाल बनाई है या चिकन खा रहे हो या बीफ के कबाब खा रहे हो आप या मटन खा रहे हो, तो वो क्या है? सब कुछ दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स बिग साइज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सालन के अंदर फैट भी है यानी लिपिड्स भी हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें प्रोटीन भी है. ठीक है, आप रोटी खा रहे हैं या आप चावल खा रहे हैं तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. अगर पराठा खा रहे हो तो बीच में ऑयल यानी कि फ़ैट और लिपिड भी ऐड है. अब क्या है कि ये जो आप अपने मुंह में उसको नवाले को डाल के उसको च्यू कर रहे हैं या वो नवाला जो आपने ऐड किया है, वो जो मॉलिक्यूल्स आपने इंजेस्ट किए हैं वो क्या हैं? दे आर लार्ज, वो बिग साइज़ के हैं. एंड दे आर कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मीन कि बिग वो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन अगर हम देखें, एक तो दिखने में वो लार्ज साइज़ है ना, दूसरा उसका अगर हम केमिकल नेचर देखें तो उसमें भी वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. और क्योंकि ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा तो फिर ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकता. यानी जब हमने खाया खाना तो जो हमारी स्टमक की, हमारी इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग है, उसके सेल्स के अंदर ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकते हैं. दे विल रिमेन इनसाइड द इंटेस्टाइन. जो भी ल्यूमेन है इनसाइड वो वहीं पर रहेंगे, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि दीज आर लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड अनडिफ्यूजिबल. सो सबसे पहले हमें इन लार्ज कॉम्प्लेक्स और अनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना होता है. किस में कन्वर्ट करना होता है? स्मॉल, सिंपल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में. तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज़ डाइजेशन. ठीक है, अब आपको समझ आ गई व्हाट इज़ डाइजेशन. नाउ डाइजेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जहाँ पर एंजाइम्स यूज़ होते हैं. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस वेयर द एंजाइम्स आर यूज्ड. सम फूड मॉलिक्यूल्स आर लार्ज एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी फूड. अच्छा, फूड जो हमने लिया उसमें हमने पानी का भी इंटेक किया. जो हमने फूड लिया उसमें सॉल्ट भी ऐड था. जो हमने फूड लिया उसमें वाइटामिन्स वगैरह भी ऐड थे. तो वो सारे स्मॉल साइज्ड ही होते हैं, उनकी डाइजेशन नहीं रिक्वायर्ड होती. लेकिन जो हमने खाना खाया उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि लार्ज साइज़ के हैं एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. दीज फूड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट diffuse through the cell surface membrane. ठीक हो गया. Some example of large food molecules are proteins, starch and fats. The large molecules must first be converted into simpler, smaller substances which are soluble in water and diffusible. ठीक है, इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है? सिंपल और स्मॉलर सब्सटेंसेस में, ताकि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएं और फिर सॉल्युबल होने के बाद इजीली डिफ्यूज़ हो सकें. दिस इज़ नोन एज डाइजेशन एंड इज़ अचीव्ड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स. अब ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है यानी प्रोटीन की ब्रेकडाउन, स्टार्च की ब्रेकडाउन या फैट की ब्रेकडाउन, ये रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होते हैं और इन रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम ना हो तो जो आपने एक नवाला रोटी का खाया है ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कितने साल लग जाएंगे. ये प्रोसेस इतना स्लो होता है और इतनी ज़्यादा इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन जब एंजाइम ऐड हो जाते हैं तो वो ये इस रिएक्शन के रेट को बहुत फास्ट कर देते हैं और आपको ये मैक्सिमम
1 आवर में 1 आवर या 1.5 आवर या थोड़ा सा 2 घंटे इसके अंदर आराम से आपकी फूड डाइजेस्ट हो जाती है और आपको दोबारा भूख लग जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज डाइजेशन एंड इज़ अचीव्ड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से हैं, या आपने इनको थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ और एग्जांपल्स देखते हैं। एमाइलोज होता है, ठीक है, ये एमाइलेज है, सॉरी एमाइलेज। ये क्या करता है, दिस डाइजेस्ट स्टार्च और किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर माल्टेज, और ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एंड ग्लूकोज इज़ द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि आराम से इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है और वो फिर हमारी जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके तो ब्लड में एंटर हो सकती है। माल्टोज नहीं एंटर हो सकता, ग्लूकोज एंटर हो सकती है, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम होते हैं। प्रोटीएज एंजाइम वो होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अमाइनो एसिड भी सिंपल फॉर्म है और ये आराम से डिफ्यूज़ हो सकती है। लाइपेज एंजाइम जो है ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और ये जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हैं ये भी क्या हैं, दीज आर द सिंप्लीफाइड फॉर्म्स, और ये आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और डिफ्यूज़ हो सकती हैं और ब्लड के अंदर एंटर हो सकती हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। Next we'll see that enzymes either build up or break down complex substances. अब देखें, यहाँ तक हमने एक एग्जांपल स्टडी की है अभी कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एंजाइम यूटिलाइज होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो और एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फंजाई वगैरह हैं, उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं, ठीक है। उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाते हैं वो तमाम रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। यानी सिंपल हम ये कह सकते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, लैब में हम कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ सिंपल अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर यही केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं, सेल्स के अंदर हो रहे हैं, तो उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं कि दीज आर द मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं, ओके। अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म जो है इनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, या इसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस, या ये कहलाते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक हो गया। अब क्या फ़र्क है इसमें, एनाबॉलिज्म रिएक्शंस जो हैं ये सिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं। सिंथेटिक रिएक्शंस में क्या है कि ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और मिलकर एक बिग साइज मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, उसमें सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलती है और मिलकर एक बिग साइज मॉलिक्यूल C6H12 होता है, सॉरी H12O6 बिग साइज मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जैसे एग्जाम्पल है। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, आप कह सकते हो ब्रेकिंग रिएक्शंस, या इन्हें हम लिटिक रिएक्शंस भी कहते हैं, ओके। इनमें क्या होता है कि जो बिग साइज मॉलिक्यूल है ये ब्रेक होकर तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी, इसकी एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ऑपोजिट टू फोटोसिंथेसिस, कि ये ऐसे देखें, बिग साइज जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसकी हो जाएगी ब्रेक डाउन और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ठीक है, आपको समझ आ गई। अब रिएक्शंस जो हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं, उनको हम मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सिंथेटिक रिएक्शंस और दूसरे जो होते हैं वो ब्रेकिंग या लिटिंग रिएक्शंस होते हैं। जिस किस्म का मर्जी केमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म, चाहे वो सिंथेटिक है, चाहे वो ब्रेकिंग है, यानी चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन है, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, इन तमाम रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं। यानी कि एंजाइम कैटलाइज्ड सिंथेटिक एज वेल एज ब्रेकिंग रिएक्शंस। ठीक हो गया। अब देखें, एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन द बॉडी। एक हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर वन, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसे हम कहेंगे दिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन। और दूसरी टाइप क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू सिंपलर वंस। तो ये कौन से रिएक्शंस हो गए, ये हो गए हमारे कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, अच्छा जी, सॉरी। अब सिंथेसिस के जो रिएक्शंस हैं उनकी एग्जांपल जो यहाँ डिस्कस की हुई है वो है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंस होना, यानी 2 या 3 मॉलिक्यूल्स का या मोर देन 2 और 3 मॉलिक्यूल्स, मैनी मॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन बनना, उनका कंबाइन करना, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन रिएक्शन की एग्जांपल कौन कौन सी है, उसमें पहली एग्जांपल आ जाती है फॉर्मिंग स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज। अब ये क्या है, इसमें है ये कि ये देखें सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ये ऐसे कंबाइन करेंगे, मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं और मिलके तो ये देखें ये आपस में इनका ये बॉन्ड बन गया और ये एक चेन बन जाती है, लॉन्ग चेन। अब ये कॉम्प्लेक्स है, ये इंडिविजुअल यूनिट जो था ये ग्लूकोज और जो मिलके अब बिग साइज मॉलिक्यूल बन जाएगा ये है स्टार्च। ठीक है, समझ आई, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से हुआ है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल क्या है इसकी, फॉर्मिंग प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अमाइनो एसिड जब ऐसे कंबाइन करेंगे और वो पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जब लिंक करेंगे एक दूसरे से तो वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। सो स्मॉलर मोनोमर्स कंबाइंड लिंक टुगेदर बाय अ कंडेंसेशन रिएक्शन एंड फॉर्म अ बिग साइज लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, और उसे हम कहते हैं प्रोटीन्स। अब इन रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं। सो एंजाइम क्या करते हैं, ये बिल्डअप कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है कि ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस में भी एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और जो ब्रेकिंग रिएक्शन है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है दैट इज़ द हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस। हाइड्रो होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या है वाटर, और लिटिक कहते हैं ब्रेकिंग को, यानी वो रिएक्शन जिसमें लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हो रही है, लेकिन ये ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, वाटर की प्रेजेंस, यानी पानी जो है वो इन्वॉल्व है इस ब्रेक डाउन में। सो ऐसे ब्रेकिंग रिएक्शंस को हम कहते हैं कि दीज आर हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस। अब एग्जांपल्स क्या हैं इन हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस की, ये देखते हैं हम। लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड आर कन्वर्टेड टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ये हाइड्रोलिटिक प्रोसेस हो गया। इसके अलावा सेल रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी, ये भी क्या है, दिस इज़ आल्सो ब्रेकिंग रिएक्शन, ये भी हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होता है, या ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन भी इसमें आता है, ये हाइड्रोलिसिस की नहीं एग्जांपल, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। ये कौन से रिएक्शंस हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, लेकिन ये भी ब्रेकिंग रिएक्शंस ही होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैन बी प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन इन सेल्स, बहुत सारे सेल्स में केमिकल रिएक्शन होते हैं बहुत सारे, और उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है एज अ बाई प्रोडक्ट, यानी चाहिए नहीं होती है लेकिन जब वो रिएक्शन होगा तो उसके रिजल्ट में ये प्रोड्यूस होगी, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू द बॉडी, रादर इट्स अ टॉक्सिक मटेरियल। सो सेल्स के अंदर कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये कैटालेज एंजाइम फ़ौरन इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को
इसको ब्रेक डाउन करके इसकी और इसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है ताकि उस सेल के अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ना रहे और वो सेल को डैमेज ना कर सके। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। एंजाइम किस किस जगह इन्वॉल्व होते हैं? एंजाइम्स इधर बिल्डअप और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और जो बिल्डअप रिएक्शंस हैं, सिंथेसिस रिएक्शंस हैं, उनमें हमने एग्जांपल देखी है कंडेंसेशन रिएक्शन की, और जो ब्रेकिंग रिएक्शंस हैं उनमें हमने एग्जांपल देखी हाइड्रोलिटिक रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन की, और फिर हमने डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को देखा है। एंजाइम कैटालाइज प्रैक्टिकली all the chemical reactions that occur in an organism। ये बात आप ठीक है अच्छे तरीके से समझ लें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं दे आर ऑल कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। एक ही एंजाइम नहीं कर रहे होते, हर रिएक्शन के लिए कोई एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, लेकिन तमाम रिएक्शंस जो हैं, जो ऑल द केमिकल रिएक्शंस हैं विच आर अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑल कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स। सफिशिएंट फॉर टुडे। ये आपका इस वीक का लास्ट लेक्चर था। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है ताकि आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। और सारे बच्चे जो हैं अपनी जो भी गिवन असाइनमेंट्स होती हैं उनको ज़रूर कंप्लीट किया करें टाइमली, मुझे बार बार कहना नहीं पड़े आपको, ठीक है, और उसको टाइमली सबमिट कराया करें। स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे ब्लेस्ड।